नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको जानकारी है इस आज के लेक्चर के बारे में। आज का जो हमारा ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसमें हम साइबर अपराध की जांच और साइबर अपराध क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन सा एक्ट है के बारे में चर्चा करेंगे। और आगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग साइबर अपराध या साइबर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित जो अलग अलग प्रावधान, जो नए तीनों अधिनियम में अपडेट हुए हैं क्रिमिनल लॉस में, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और इस तरीके से हम पहले साइबर अपराध को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम अलग अलग जो एक्ट आए हैं इनमें विशेष प्रावधान जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर किए गए हैं उस पर अलग अलग लेक्चर में चर्चा होगी। और अंत में फिर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज अ एविडेंस कैसे एक्सेप्ट करना है, उसकी एडमिसिबिलिटी कैसे होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चूँकि मुझे लगता है कि यदि हम जब साइबर अपराध की या अपराध की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें आईटी एक्ट से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से शुरुआत करनी पड़ती है। इस सेशन को हम साइबर स्पेस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में आईटी एक्ट से होते हुए अलग अलग प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि हम साइबर क्राइम की बात करते हैं या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, आईटी एक्ट की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले साइबर स्पेस को समझना होगा कि आखिर आईटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ तक हो सकती है। सामान्य रूप से साइबर शब्द से लोगों के जो अवधारणा होती है, सोच होती है, वो इंटरनेट तक जाती है कि कुछ ऑनलाइन वर्क होगा, इसलिए साइबर शब्द जुड़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो इस अवधारणा को स्पष्ट करना होगा कि साइबर स्पेस क्या है। तो साइबर स्पेस इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेस क्रिएटेड बाय कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस जिसमें कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, फिर वो इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कनेक्ट होंगे और अदर डिजिटल डिवाइसेस। तो एक ऐसा वर्चुअल नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स, इंटरनेट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल डिवाइसेस कवर होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे हम साइबर स्पेस कह सकते हैं। तो इंटरनेट इज जस्ट ओनली अ पार्ट और कंपोनेंट ऑफ अ साइबर स्पेस। साइबर स्पेस की अगर हम सामान्य रूप से सभी कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो जैसा कि इमेज में भी आपको दिखाया है मैंने, कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेल फोन, एटीएम मशीन इत्यादि सभी साइबर स्पेस के पार्ट्स हैं। अब साइबर स्पेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई जिसकी वजह से इसके लिए कानून और सुरक्षा उपाय की जानकारी आवश्यकता हुई। तो एक इमेज आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। ये इमेज पे नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, ऑन द इंटरनेट नोबडी नोज यू आर अ डॉग। एक डॉग दूसरे डॉग से कहता है कि इंटरनेट पर कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं एनोनिमस या गुमनामी, जिसमें ऑथेंटिकेशन करना बहुत कठिन है। और जब हम कानून की बात करते हैं, लिटिगेशंस की बात करते हैं, शासकीय कार्यों की बात करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एविडेंस, कोई भी दस्तावेज जब अपने ट्रायल में या लीगल प्रोसीडिंग्स में उपयोग करते हैं तो उसका अभिप्रमाणीकरण अर्थात ऑथेंटिकेशन आवश्यक है कि वो सही है और वो किसके द्वारा जारी किया गया है, मतलब उसका सोर्स क्या है, उसको जारी करने वाला अधिकारी कौन है या व्यक्ति कौन है। इस चीज को ही हमें इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में भी मेंटेन करना होता है और ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अभिप्रमाणीकरण हो और वो शुद्ध हो, उसका सोर्स पता हो, प्रमाणित हो, शुद्ध हो, तभी वो किसी भी केस में एविडेंस के रूप में स्वीकार हो सकते हैं। और दूसरी चीज, जब भी हम आईटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो लोग ऐसा वास्तविक दुनिया के कार्यों की जगह के साथ वर्चुअल को कंपेयर नहीं करते, जबकि मुझे लगता है कंपेयर करना चाहिए। जैसे मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक लेटर कोई ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति को भेजता है, मान लीजिए आपके कोई अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया, तो वो उस पर दस्तखत करते हैं जिससे आप ये अनुमान लगाते हैं कि ये सही रूप से इस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है।
वहीं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर मेल से प्राप्त हो गया है तो ये सही होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईमेल को लेकर एविडेंस एक्ट में अलग अवधारणा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे, और भी लेक्चर्स हैं। पर यहाँ सिर्फ कहने का मतलब है, जैसे कि एक ऑफिस में जो आपके हेड अधिकारी होंगे संचालनालय में, डायरेक्टर सर होंगे, उनके स्टाफ में 10 लोग होंगे और 10 हेड ऑफिस में बैठते होंगे। अब कोई लेटर वहां से जारी कर दे जिसपे सर के दस्तखत दिए पर वो ऑफिस से निकले, तो क्या आप ऑथेंटिक मानेंगे? उसको नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से यदि कोई ईमेल आपको प्राप्त होता है, उस पर डिजिटली साइन नहीं है वो डॉक्यूमेंट जो ईमेल से आपको प्राप्त हुआ, और उस ईमेल को एक्सेस करने वाले 10 लोग हैं, तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि ये ईमेल से जो लेटर आया है वाकई अधिकारी के कंसर्न से आया है या नहीं? तो इसको ऑथेंटिकेट कौन कर, इसकी ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कौन बताता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जिस तरीके से हस्ताक्षर से कोई फिजिकल दस्तावेज वेरीफाई होता है, उसी प्रकार से डिजिटल हस्ताक्षर से कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो सकता है। इसीलिए जब हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जितना हमें एविडेंस एक्ट महत्वपूर्ण होता है, उतना ही हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को हम सिर्फ और सिर्फ वो धाराओं को कंसर्न करते हैं या रीड करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपराध की परिभाषा दी गई है, मुख्य रूप से धारा 66 से लेके और धारा 67B तक। इसके अलावा सेक्शंस को हम ना तो देखते हैं, ना उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि आईटी एक्ट में ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शासकीय मतलब आपके जो फिजिकल दस्तावेजों के बराबर मान्यता दी गई है, शासकीय कार्यों में उपयोग करने की मान्यता दी गई है, पर कैसे उपयोग करना है, किन विशेषताओं के साथ उपयोग करना है, वो भी दिया है। तो हमने उपयोग करना तो शुरू कर दिया, पर कैसे उपयोग करना है इस पोर्शन को छोड़ दिया। इसीलिए प्रोसिक्यूशन को अपने इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे केसेस में डिफेंस के ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है कि जो आपने एविडेंस प्रस्तुत किए हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं हो रही है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम कोशिश करेंगे इन सभी इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पष्ट हो सके। तो अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम की परिभाषा की। तो साइबर क्राइम की परिभाषा सामान्य रूप से आप लोगों ने अलग अलग जगह स्टडी की होगी, पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे। कोई भी अनलॉफुल एक्ट, एनी अनलॉफुल एक्ट वेयर इन द कंप्यूटर इज आइदर टूल और टारगेट, जहां कंप्यूटर का उपयोग टूल या टारगेट के रूप में किया गया है, सामान्य परिभाषा लोग बोलते हैं और बुक्स में मिलती है। एमपी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में पहली बार एक साइबर क्राइम की परिभाषा दी गई, जिसमें लिखा है एनी इलीगल एक्टिविटी इन रिलेशन विद कंप्यूटर्स और इंटरनेट और रादर साइबर स्पेस कैन बी लूज एज साइबर क्राइम। तो कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट के या साइबर स्पेस का उपयोग किया गया हो। देखिए यहाँ पे साइबर स्पेस को परिभाषित कर दिया गया है, इसलिए मैंने साइबर स्पेस को पहले कवर किया, तो वो साइबर क्राइम होगी। इंडिया में, भारत में साइबर क्राइम को डील करने वाला जो प्राइमरी एक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब अगर हम साइबर क्राइम की चूंकि परिभाषा किसी एक्ट में तो परिभाषित नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि सामान्य एक्ट के जो हमारा सीआरपीसी है उसके थ्रू इसको लिंक करें। तो सीआरपीसी सेक्शन 2N में जो परिभाषा ऑफेंस, अपराध की जो परिभाषा दी है, अपराध का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक जिसे किसी कानून द्वारा उस समय के लिए दंडनीय बनाया गया हो। मतलब कोई भी ऐसी कार्य जिसके लिए किसी कानून में सजा का प्रावधान है। तो इसी परिभाषा को हम एक्सटेंड करते हैं कि कोई भी कार्य जिसके लिए सजा का प्रावधान है किसी कानून में और उस कार्य को कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किया गया हो, या कंप्यूटर या को उसमें टारगेट या निशाना बनाया गया हो, तो ये होगा साइबर क्राइम। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और इसको, इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें लॉ की जो डिमांड हुई वो लॉ कौन सा है, तो वो है साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या है? साइबर लॉ इज अ लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस। साइबर स्पेस को गवर्न करने के लिए जो लॉ बनेंगे वो साइबर लॉ होंगे। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज प्राइमरी एक्ट एज अ साइबर लॉ इन इंडिया। काफी लोगों का ये मन हो जाता है कि आईटी एक्ट ही साइबर लॉ है, ऐसा नहीं है। आईटी एक्ट इज अ प्राइमरी एक्ट एज साइबर लॉ इन इंडिया। पर इसके अलावा अगर हम सामान्य साइबर लॉ की बात करें तो साइबर लॉ इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल लीगल सिस्टम दैट डील विद द इंटरनेट एंड साइबर स्पेस। कोई भी लीगल सिस्टम, जैसे कि अब एक्ट में लिखा हुआ है तो वो लॉ हो गए,
अब कोई पॉलिसी गवर्नमेंट निकालती है, उससे इंटरनेट की सर्विस को रेगुलेट करना, तो वो भी साइबर लॉ होगा। मान लीजिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश शासन एक अपना अलग अलग नियम भी निकालती है कि भाई जो भी ई कॉमर्स संस्थाएं हमारे राज्य में सर्विस देंगी, उन्हें हमारे यहाँ भी पंजीयन कराना होगा, हर साल उसको रिन्यू कराना होगा। तो अब ऐसी स्थिति में चूंकि आपने वेबसाइट या ई कॉमर्स जो साइट्स हैं उनको वेरीफाई कराने के लिए एक नियम बना दिया, पॉलिसी बना दी, तो वो पॉलिसी भी साइबर लॉ के अंतर्गत कवर होगी। साइबर लॉ मतलब ये इट इज अ बंडल ऑफ लॉ रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस issued or prepared for the purpose of regulation operation in cyber space। साइबर स्पेस के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए जो भी नियम कानून गाइडलाइंस जारी की जाती हैं शासन के द्वारा, वो साइबर लॉ के अंतर्गत कवर होते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 की प्राइमरी एक्ट है, तो उसके बेसिक जानकारी आप लोगों को जानकारी है, पर फिर भी मैं रिव्यू करता हूं कि आईटी एक्ट 2000 साइबर लॉ का विकास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 2000 के रूप में 17 अक्टूबर 2000 को हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ई कॉमर्स की क्रियाओं का सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संचालन है। मतलब मुख्य जो उद्देश्य था वो ई कॉमर्स को एक्टिवेट करने रेगुलेट करने के लिए था, पर जब चूंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज ई कॉमर्स में इन्वॉल्व हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को मान्यता भी दी गई, विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित किया गया। तो साइबर कानून में निम्नलिखित से संबंधित कानून शामिल हैं: साइबर अपराध, डिजिटल हस्ताक्षर, बौद्धिक संपदा अधिकार, डेटा सुरक्षा और इंटरनेट गोपनीयता। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी एक्ट। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटी एक्ट को ही हमें आज के लेक्चर में मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि मैं लगभग 2013 मतलब 10 साल का समय हो गया जब से मैं साइबर क्राइम और आईटी एक्ट की फील्ड में डील कर रहा हूँ, सर्विस देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग स्थितियां सामने आई, जिसका निष्कर्ष मैंने निकाला कि यदि हमें आईटी एक्ट को समझना है तो हमें आईटी एक्ट की शब्दावली को समझना होगा। सामान्य रूप से देखा गया है कि चूंकि इसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसलिए लोग सोचते हैं कि केवल ये जो आईटी वाली चीजों को ही डील करता है या आईटी से जुड़ी हुई एस्पेक्ट्स को ही कवर करता है, जबकि आपको ये समझना होगा कि वर्तमान में आईटी को फिजिकली जो हमारा माध्यम, जो फिजिकल माध्यम है, उसके द्वारा भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो ऐसी एक्टिविटीज भी शामिल हो सकती हैं जो फिजिकली हों मगर उनका इफेक्ट आईटी पर आता हो। हम और सिंपल इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जैसे एक आप सेक्शन, काफी लोगों का ऐसा मानना है, केस के सिलसिले में मैं किसी बड़े पुलिस अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई। एक केस था जिस केस में मैं ये कहूंगा कि आईटी एक्ट को आप लोग सोच केवल सामान्य शब्दावली या सामान्य अवधारणाओं से इसकी एप्लीकेबिलिटी को नहीं समझें, ना समझ सकते हैं। तो एक केस के सिलसिले में किसी में अधिकारी से मुलाकात हुई, मेरी उच्च अधिकारी थे। एक केस हुआ जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई। डेथ होने के बाद में उसका चेकबुक उसके घर पे था। चेकबुक पर किसी के द्वारा दस्तखत करते हुए और उसके खाते से चेक के माध्यम से रुपए ट्रांसफर किए गए, उसके खाते से अमाउंट निकाला गया। अब ऐसी स्थिति में जब चेक से पेमेंट हुआ तो जो जांच अधिकारी थे, साइबर सेल की टीम थी, उनका ये कहना था कि चूंकि ये चेक से हुआ है इसीलिए हम इसको आईटी एक्ट में कवर नहीं करेंगे। भाई किसी खाते में, किसी बैंक अकाउंट में, कंप्यूटर में, नेटवर्क में, सर्वर में पहुंच प्राप्त करना अपराध है। क्या है? पहुंच प्राप्त करना, एक्सेस करना। किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क, बैंक अकाउंट, डेटाबेस इत्यादि पर पहुंच प्राप्त करना अपराध है। पहुंच प्राप्त कैसे करना ये सेक्शन 43A में नहीं लिखा है, सॉरी सेक्शन 43 में नहीं लिखा है। अब मैं इसको भी और आगे स्पष्ट करता हूं। तो सबसे पहले ये हमें अवधारणा हटानी होगी। अब उनके दिमाग में ये था कि चूंकि जब आईडी पासवर्ड से होगा तो अनऑथराइज एक्सेस होगा, यूपीआई पिन डालेगा, एटीएम पिन डालेगा तो अनऑथराइज एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका खाता एक्सेस होता है। क्या चेक से जब आप भुगतान करते हो तो आपका खाता एक्सेस नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक रूम के अंदर एक सोने का
चेन रखा हुआ है। मैं इसको सामान्य एग्जांपल इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि यहीं से आईटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हमें समझ में आएगी। एक रूम के अंदर एक मैं यूं समझिए, आपको एक लाइब्रेरी है, ओके, या आपका कार्यालय है। आपके कार्यालय में एक आरएफ रेडियो सिस्टम लगा हुआ है, आरएफ सिस्टम लगा हुआ है। हर अधिकारी का एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया हुआ है आरएफ टेक्नोलॉजी से या बायोमेट्रिक से, और उसमें आप ये कहते हो कि जो भी व्यक्ति एंटर होगा वो कार्ड को टच करेगा मशीन पे, तो कार्ड मशीन उसको रीड करेगी और गेट ओपन हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। अब आप क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस हुआ? बिल्कुल हुआ। अब अगर आप सोचें कि यदि कोई आपने गेस्ट जो आते हैं आपकी लाइब्रेरी में, उनका आप कार्ड तो रोज बना नहीं सकते, तो आपने एक कॉमन कार्ड बनाया। कॉमन कार्ड बना के अपने ऑफिस के प्यून को दे दिया कि भाई जब भी हम दस्तखत करके एक पर्ची देंगे कि कोई आया हुआ है या फोन करेंगे हम, तो आप उस व्यक्ति को इस कॉमन कार्ड से एंट्री करके अंदर भेज देंगे। अब यहाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस को फिजिकल माध्यम से जोड़ दिया। मतलब आपका फोन पर आदेश देना या एक चिट्ठी देना कि आज XYZ पर्सन आएगा, उसको कॉमन कार्ड से एक्सेस करा देना। अब मान लीजिए वो आपका प्यून वो लेटर देखता है, एक्सेस कराता है और बंदे अंदर चला जाता है। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति, वो जो आप लेटर जारी करते हो, वो लेटर किसी ने आपके फर्जी दस्तखत करके फर्जी बना लिया और जाके प्यून को दे दिया। प्यून ने आपका सिस्टम को अपने कॉमन कार्ड से ओपन कर दिया। वो व्यक्ति अंदर चला गया, अंदर गया, लाइब्रेरी से उसने 4 बुक्स चोरी करी या आपके ऑफिस से 4 फाइलें चोरी करी और बाहर आ गया। तो यदि वो आपके रूम में अंदर गया तो उसने आपके रूम में एक्सेस प्राप्त कर लिया। एक्सेस उसी टेक्नोलॉजी से हुआ जो आपकी RFID थी, पर उसमें इंस्ट्रक्शंस आपने फिजिकल दे दिए। तो एक्सेस का जो मेथड है वो वही है, लेकिन उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो अलग हैं। उसी प्रकार से आपके बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट अलग अलग टेक्नोलॉजी से उपयोग एक्सेस होता है। ATM से होता है, नेट बैंकिंग से होता है, चेक से होता है। अब चेक में आप अपने दस्तखत करते हैं और किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, आप आदेशित करते हैं बैंक को अपने अधिकृत साइन के माध्यम से कि इस व्यक्ति के खाते में मेरे खाते से रुपए ट्रांसफर करके दे दिया जाए। उसमें बैंकर जो होता है, मैनेजर, वो आपके साइन को बैंक के व्याप में वेरीफाई करता है कि आपके ही साइन है कि नहीं है, नकली तो नहीं है। उसी प्रकार से जब आईडी पासवर्ड आप एंटर करते हो तो बैंक का सर्वर बैंक के व्याप में आपके आईडी पासवर्ड को, मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस को वेरीफाई करता है। दोनों ही टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिकली वर्क हो रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन देने के तरीके हैं वो अलग हैं। उसमें आप आईडी पासवर्ड से दे रहे हो, इसमें आप सामान्य रूप से दे रहे हो। अब आते हैं हम चेक पे। मैं इतना सारा डिस्कशन पहले ही टॉपिक पे क्यों कर रहा हूं, हम चेक पे आते हैं। सो सेक्शन 14 में दिया हुआ है, IT Act 2000 डज नॉट अप्लाई ऑन दी फॉलोइंग। IT अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है: चेक के अलावा पराक्रम में लिखित, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ चेक। तो चेक के अलावा जो है उन पर लागू नहीं होगा, पर चेक पर लागू होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप जैसे DD है, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, पर उस पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप DD जब बनवाते हो तो आप एक चेक के माध्यम से पहले बैंक को अधिकृत कर देते हो। बैंक आपके खाते से रुपए निकाल के DD बना देता है और अपने खाते में रुपए डाल लेता है। मतलब जब DD कोई लगाएगा तो उसको बैंक वापस आपके खाते से अनुमति लेने नहीं जाता, वो आपके चेक के अनुसार ऑलरेडी ले चुका है। चेक पर लागू क्यों होता है? क्योंकि चेक के माध्यम से ही आपका खाता एक्सेस होता है, चाहे आप DD बनवाओ तो उसके लिए, या आप कुछ RTGS NEFT करते तो उसके लिए। अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 81A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक पर भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा लागू सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू होता है। तो सेक्शन 81 में भी ए में भी स्पष्ट है, पर मैं उन अधिकारी को ये प्रोविजंस दिखाया, उनको मैंने एक्सप्लेन किया। तो एक कॉमन सोच ये रहती है कि नहीं होगा क्योंकि वो फिजिकल माध्यम से है। तो हम कभी भी IT एक्ट में, मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कॉमन अवधारणा नहीं बनानी चाहिए, सुनी हुई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। आपको हर घटना के लिए IT एक्ट को एक बार देखना चाहिए कि वाकई में होगा या नहीं होगा एप्लीकेबल। दूसरी चीज,
आईटी एक्ट में बहुत सामान्य रूप से हर अधिनियम में आप लोग जब सेक्शंस को, प्रोविजंस को रीड करते हैं तो आपको पूरा स्पष्ट रीड हो जाता है उसकी डेफिनेशन से या उस सेक्शन से, पर आईटी एक्ट में ऐसा नहीं है। आईटी एक्ट में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि कुछ शब्द नए हैं, पर उन शब्दों की परिभाषा आईटी एक्ट में नहीं दी है। वो आपको दूसरे एक्ट में पढ़नी होती है, तब जाके आपको सेक्शन स्पष्ट होता है। या आईटी एक्ट में कुछ ऐसे शब्द दिए हुए जैसे कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब कंप्यूटर रिसोर्सेज से लोगों की अवधारणा क्या है, कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर सिस्टम होगा, प्रिंटर होगा, इत्यादि इत्यादि। पर ऐसा नहीं है, आपको उसकी परिभाषा देखनी चाहिए। यदि आप परिभाषा देखेंगे तो आपको आप स्पष्ट रूप से किसी धारा को समझ पाएंगे। जैसे 81 ए का ही मैंने कहा, अभी जो स्लाइड ओपन है इसमें नीचे लिखा हुआ है 81 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक। अब ट्रंकेटेड चेक की परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक चेक की परिभाषा आपको आईटी एक्ट में नहीं मिलेगी। इसकी परिभाषा देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में। उसी प्रकार के और भी ऐसे टर्म आपको मिल सकते हैं जो आपको आईटी एक्ट की बजाय अन्य अधिनियम या गाइडलाइंस में मिले। तो ट्रंकेटेड चेक क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा आईटी एक्ट में। अब आईटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सॉरी आरबीआई एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में। तो ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, चेक ट्रंकेशन क्या होता है। ट्रंकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक इशूड बाय ड्रॉयर एट सम पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग बैंक एंड ई रूट टू पेइंग बैंक ब्रांच। तो ट्रंकेटेड चेक वो होता है जब आप किसी को कोई चेक इशू करते हो और वो चेक रिप्रेजेंटिंग बैंक, मतलब जैसे जिस बैंक में आपका खाता है वहां आप लगाते हो तो वहां से उसका फिजिकल चेक का मूवमेंट बंद हो जाता है। प्रेजेंटिंग बैंक उसको स्कैन करती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना के उसको क्लियरिंग हाउस को भेजती है। रिजर्व बैंक का क्लियरिंग हाउस उसको इशूअर बैंक को भेजता है, मतलब जिसने आपको खाता दिया उस बैंक जिसमें खाता होगा इशू करने वाले का, उस बैंक को भेजता है। वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको वेरीफाई करता है, मतलब जो एक्सेस हुआ अंत में वो इलेक्ट्रॉनिकली हुआ, बस फिजिकल चेक का उपयोग इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया गया। तो चेक ट्रंकेशन मतलब एक स्टेज के बाद में चेक का फ्लो रोककर फिजिकल चेक का उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करना, इसको हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आप आजकल जो आपको चेक मिलती है बैंक से उस पर लिखा होता है सीटीएस। सीटीएस का मतलब है चेक ट्रंकेशन सिस्टम एंड चेक पेमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन चेक ट्रंकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी दैट वर्क entirely electronically. The handling, processing, verification and validation of CTS check is on the bank server. उसका जो वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, प्रोसेसिंग है, वो सब बैंक सर्वर पे होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिकली। तो इस टाइप से अगर आप बात करते हो अब कि चेक एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो आपको समझना होगा कि होगा। क्यों होगा, अभी मैं उस पर भी जाता हूँ। क्योंकि सेक्शन 43 कहता है कि एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो एक्सेस की जो परिभाषा है वो क्या है आईटी एक्ट में, वो आपको आईटी एक्ट की परिभाषा में देखना होगा। जैसा कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आईटी एक्ट की परिभाषाएं जो सेक्शन 2(1) में दी हैं उन्हें रीड करना बहुत जरूरी है। तो 2(1) कहता है एक्सेस मींस गेनिंग एंट्री, इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विथ लॉजिकल, अर्थमेटिक और मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपको एंट्री गेन करना है, अभिगमन से मतलब है कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, उसके मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, मैथमेटिकली उसके में प्रवेश प्राप्त करना। अब चेक में भी आप चेक फिजिकल इशू करते हो और वो रिप्रेजेंटिंग बैंक के पास रख जाता है, इसीलिए आपको वापस भी मिल जाता है। अगर चेक बाउंस होगा तो वापस मिल जाता है, क्योंकि वो वहीं रखा रहता है, वो उसकी केवल स्कैन इमेज आगे भेजते हैं। तो उसके बाद स्कैन इमेज जाती है ईश्वर बैंक के पास और वो इलेक्ट्रॉनिकली और मैथमेटिकल प्रोसीजर से ही वेरीफाई करता है, मतलब आपके अकाउंट के पेमेंट को वेरीफाई करता है, आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करता है और इलेक्ट्रॉनिकली आपके खाते से पेमेंट जितना आपने चेक में भरा हुआ है वो कट करता है और बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। मतलब कि इंस्ट्रक्शन फिजिकली दिया और प्रोसेसिंग पूरी इलेक्ट्रॉनिकली हुई, एक्सेस पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हुआ। इसीलिए चेक बेस्ड अगर अकाउंट अनऑथराइज एक्सेस कुछ होता है तो एप्लीकेबल है। तो ये कॉमन अवधारणा बनाना कि चेक का है इसलिए लागू नहीं होगा। अब उन अधिकारी के द्वारा ये भी कहा गया मुझसे कि चेक के माध्यम से अगर हम चेक के केस लेने लगे ना तो हर चेक बाउंस का मामला हमारे थाने में आएगा, हम कहाँ तक देखेंगे। ऐसा भी नहीं है,
यहाँ पे भी आपको थॉट को समझना होगा, टेक्निकल चीजों को समझना होगा। चेक बाउंस में और अनऑथराइज एक्सेस में फर्क है। चेक बाउंस में आपका अकाउंट कोई एक्सेस ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सिग्नेचर सही है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, पहले ही वेरीफाई कर लेता है। मतलब अकाउंट से रुपए ट्रांसफर या अकाउंट तक पहुंचने से पहले ही ब्रांच ये वेरीफाई कर लेती है कि आपका खाता चेक बाउंस होगा कि नहीं होगा। तो चेक बाउंस अलग मेथड है, डिमांड ड्राफ्ट अलग मेथड है। पर चेक के द्वारा यदि राशि ट्रांसफर की जा रही है, आपके चेक के द्वारा आपके खाते तक पहुंच प्राप्त की जा रही है, तो वो अनऑथराइज, वो आईटी एक्ट में कवर होगा। तो ये इतना सारा एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा था ताकि आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि हमें आईटी एक्ट को उसकी परिभाषाओं और उसके प्रावधानों को समझ के हुए अप्लाई करना चाहिए, ना कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन या कुछ अधिकारियों या कुछ लोगों के द्वारा हमने सुना उसके अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेबिलिटी को डिसाइड कर दिया। ऐसा ये सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो आपने एक्सेस की परिभाषा को समझा, उसके बाद इसी प्रकार से आपको कंप्यूटर की परिभाषा को समझना चाहिए। कंप्यूटर, कई लोगों का मानना होता है सर पीडीए कंप्यूटर होगा नहीं होगा, लैपटॉप कंप्यूटर होगा नहीं होगा, मोबाइल फोन कंप्यूटर होगा नहीं होगा। तो कंप्यूटर की एक फिक्स परिभाषा आईटी एक्ट में परिभाषित है। उस कैटेगरी में जो जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे वो सभी कंप्यूटर्स होंगे। अब वो कैटेगरी क्या है? कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल उपकरण जो डेटा प्रोसेसिंग का काम करता हो, जिसमें इनपुट आउटपुट फीचर्स हो, मेमोरी स्टोरेज फीचर हो, आउटपुट फीचर हो, तो ये डिवाइसेस आपके कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें कोई भी शामिल हो। उसी प्रकार से कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर रिसोर्सेज, मैंने 2-3 परिभाषाएं ही ली हैं, पर मैं डिफरेंस बताने के लिए काफी है, बाकी आप लोग रीड कर सकते हैं। अब काफी लोगों से ट्रेनिंग के दौरान क्वेश्चन मैंने पूछा और कुछ आंसर आया। मैंने कहा भाई कंप्यूटर रिसोर्स से आप क्या समझते हैं? तो लोगों ने कहा कंप्यूटर, किसी ने कहा लैपटॉप, किसी ने कहा मोबाइल फोन, किसी ने कहा प्रिंटर। तो अब यहां से आपको ये सोचना होगा कि कंप्यूटर रिसोर्स में क्या हमारा बैंक अकाउंट आता है, क्या हमारा डेटा आता है, क्या हमारा सॉफ्टवेयर आता है। तो आपको कंप्यूटर रिसोर्स दिया है सेक्शन 66 बी में कि चोरी की कंप्यूटर रिसोर्स को परचेस करना। तो आपको कंप्यूटर रिसोर्स की परिभाषा को पहले यहाँ पढ़ना होगा कि कंप्यूटर आखिर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो चोरी वाले होंगे। तो कंप्यूटर साधन से प्रेरित है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, तो डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो कंप्यूटर और डाटा है, डेटाबेस है और सॉफ्टवेयर है, वो भी संसाधन में आता है। इसीलिए आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट या जो डेटा है वो भी कवर होता है कंप्यूटर रिसोर्स में। क्योंकि आपका अकाउंट आप बैंक के सर्वर पर डेटा के रूप में बैंक के डेटाबेस में स्टोर रहता है। उस तक पहुंचना या राशि ट्रांसफर करना, जब आप राशि ट्रांसफर करते हो तो आपका अमाउंट फिजिकली मूवमेंट नहीं होता है। एक बैंक के डेटाबेस से वो राशि दूसरे बैंक के डेटाबेस में डेटा के रूप में जाती है और वहां जाके स्टोर हो जाती है। तो डेटा का मूवमेंट होता है। मतलब किसी के खाते से रुपए चोरी करना ऑनलाइन, मतलब उसके खाते से डेटा चोरी करना हुआ, ना कि पेमेंट चोरी करना हुआ। पेमेंट तो है ही, उसकी वैल्यू है, पर वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो ऐसी परिभाषाओं को हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब हम कुछ प्रोविजंस को समझेंगे और उन प्रोविजंस के साथ साथ कुछ परिभाषाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं सेक्शन 65, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट कब एप्लीकेबल होगा, क्या स्थिति बनेगी?